जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शहनवाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज मैं एक बार फिर से 10 एमसीक्यूज के साथ हाजिर हुआ हूं। ये एमसीक्यूज बहुत ही खास होने वाले हैं, खास तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपी पीसीएस और यूपी आरओ। ठीक है, तो इनको टारगेट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को अच्छे से समझें और चीज़ों को आगे लेकर चले। ठीक है, तो आज इस एमसीक्यूज की एक श्रृंखला में हम फिर 10 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ही खास प्रश्न होने वाले हैं आज के। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर एबल टू सी इज, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, विच मुगल रूलर आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है। Which Mughal ruler out of the following learnt Hindu music from लाला कलवंत। तो कौन सा ऐसा बादशाह था, रूलर की बात हो रही है, मुगल रूलर, ठीक है ना, आउट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन शासक ऐसा है जिसने लाला कलावंत से हिंदू म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं हुमायूं, देखिए थोड़ा इसे बना देते हैं, हुमायूं। तो पहला ऑप्शन हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसका उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? तो इसका उत्तर होने वाला है अकबर। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ग्रहण करी। अकबर बड़ा ही सहिष्णु शासक था, बड़ा ही टॉलरेंट था। हिंदुओं का मन प्रभावित करने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए वो उन्हीं के जैसा जो है वेशभूषा धारण करता था, उनके त्योहारों को मनाता था ताकि उनको यह विश्वास दिला सके कि वो उनका भी राजा है। तो हिंदू संस्कृति के प्रति उसका अच्छा खासा लगाव था। ठीक है, तो लिहाजा लाला कलवंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त करी। इसके अलावा भी अकबर के बहुत सारे योगदान है। इबादत खाने का जो है स्थापना उसने करवाया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो तमाम धर्मगुरुओं से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था और एक मिश्रित संस्कृति को सीखना चाहता था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अकबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। देखिए क्या बात हो रही है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। क्यों होता है, क्या उपस्थित होता है ब्लड में कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, देखिए, हीमोग्लोबिन, मेथोग्लोबिन, लेड या नाइट्रेट। देखिए ध्यान देना, खास तौर पे जो इसका उत्तर होने वाला है साथियों, वो होने वाला है मेथोग्लोबिन। मेथोग्लोबिन जो होता है, खास तौर पे इसको समझने की जरूरत है। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन होता है, आम ब्लड में आमतौर पे हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन होता है तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है ब्लड के अंदर वो प्रॉपरली होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है उसमें। लेकिन जब मेथोग्लोबिन पाया जाता है उसमें, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करता है। अब बच्चों में खास तौर पे ये चीज़ें आम हो जाती हैं और बड़ा ही प्रभावित हो जाता है बच्चा। इससे क्या होता है कि उसका जो ब्लड होता है ना, वो ब्लू होना जो है शुरू हो जाता है, ब्लू होना हो जाता है। ठीक है, और मेथोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती, खासतौर पे ब्लड के अंदर। ठीक है, तो जिससे ये रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर है? तो ये ऑक्सीजन को बाधित करता है, कह सकते हैं आपकी, ये ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचने को बाधित करता है। ठीक है ना, हाँ, बाधित करता है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड के जरिए ऑक्सीजन प्रवाहित होता है शरीर के अंदर, जितने भी तंतु हैं सारे टिश्यूज तक उसे जाता है ब्लड के जरिए, और ये प्रभावित कर देता है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसी को कहते हैं, ठीक है ना, मेथोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब थर्ड प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें बताना है कि कौन मैच्ड नहीं है। ठीक है, चलिए साइंस का क्वेश्चन है। पहला है, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा? एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। विनेगर में, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सही है।
दूसरा, कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, बोन्स में क्या क्या, हड्डियों में क्या क्या, कैल्शियम फास्फेट, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट। तीसरा, द सॉरिंग ऑफ मिल्क, ये जो सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, क्या नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है। चौथा है एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक, ये सही है। और ये आपका हो गया गलत, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रिक एसिड नहीं बल्कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है भैया, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड की वजह से दूध जो होता है खट्टा होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर जो है यही होने वाला है। कारण है कि क्यों ये पूछा है कि कौन मैच्ड नहीं है, ठीक है, तो कौन मैच्ड नहीं है, ये मैच्ड नहीं है, क्लियर है भैया, हाँ ये मैच्ड नहीं है, क्योंकि उत्तर हमारा होना चाहिए लैक्टिक एसिड, जबकि यहाँ पे है नाइट्रिक एसिड, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री पर्वतीय इन पुराण्स, पुराणों में श्री पर्वती किनको कहा गया है, श्री पर्वतीय पुराणों के अंदर किसको कहा गया है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वाकाटक है, इक्ष्वाकुस है, शक है और खारवेल है। इनमें आपको बताना कि श्री पर्वती पुराणों में इन 4 ऑप्शंस में किसके लिए प्रयोग किया गया है श्री पर्वतीय। देखिए तो ये जो ये पेश किया गया है या यूज किया गया है, ये इक्ष्वाकु के लिए इस्तेमाल किया गया है। इक्ष्वाकु जो थे, खासतौर पे इनको समझना है आपको, इक्ष्वाकु थे कौन, ये चीज समझना है आपको। ये भैया ये कौन थे, ये सामंत थे, किसके सामंत थे, ये सामंत थे सातवाहनों के, सातवाहनों के, ठीक है ना, ये सामंत थे सातवाहनों के, सातवाहनों के सामंत थे। और सातवाहनों के पतन के बाद इन्होंने सत्ता स्थापित करी, सातवाहनों के पतन के बाद, ठीक है ना। पतन के पश्चात ये नागार्जुन कुंडा, ठीक है, नागार्जुन कुंडा खासतौर पे कृष्णा नदी का क्षेत्र होता है, कृष्णा नदी क्षेत्र, ठीक है ना, आधुनिक हैदराबाद या आंध्र प्रदेश कह सकते हैं हम, ठीक है। और यही पे इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करी। और जो खासतौर पे इनकी जो राजधानी थी वो विजयपुरी थी, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इनकी राजधानी जो थी वो विजयपुरी थी, इक्ष्वाकु के, ठीक है, विजयपुरी राजधानी थी, क्लियर है। इसके अगर संस्थापक की बात करें, इक्ष्वाकु का संस्थापक कौन था, तो ये था वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ पुत्र संतमूल फर्स्ट, वशिष्ठ पुत्र संतमूल फर्स्ट, ये संस्थापक था भैया इक्ष्वाकुओं का, ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन थे, सामंत सातवाहनों के, सातवाहनों का जब पतन हुआ तो ये आंध्रा वाले क्षेत्र में, खासतौर पे मध्य प्रदेश आंध्रा वाले क्षेत्र में, सॉरी महाराष्ट्र आंध्रा वाले क्षेत्र में इन्होंने कब्जा किया, ठीक है ना, कब्जा मतलब सत्ता अपनी स्थापित करी। नागार्जुन कोंडा वाले एरियाज में कृष्णा क्षेत्र होता है वो क्षेत्र, कृष्णा क्षेत्र, और विजयपुरी को अपनी राजधानी बनाया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए फॉलोइंग टेक्स्ट को कंसीडर करिए और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है, सजाना है। कब कब लिखे गए, इनकी रचना कब हुई, देखिए कालाक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इनकी रचना कब हुई। फतवाए जहांदारी, इनकी रचना कब हुई, कौन लिखा, फतवाए जहांदारी की रचना हुई 1357 ईस्वी में, ठीक है, क्लियर है। और इसको लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने, जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो थे ये 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी रचना हुई, और ये चंद बरदाई ने लिखी थी ये रचना, ठीक है। किताबुल हिंद की रचना जो हुई वो हुई 1030 ईस्वी में, और ये अल बरूनी की रचना थी, ध्यान देना आपको, अल बरूनी, ठीक है। जबकि तबकाते नासरी
जो तबकाते नासरी जो ये जो रचना है, ये रचना 1259-60 ये टाइम था इसमें हुई, और इसको लिखा है मिनहाजुस सिराज ने, मिनहाजुस सिराज। ठीक है, तो अब देखिए पकड़ लीजिए आप, पहले कौन हुई? सबसे पहले इसकी हुई रचना, मतलब किताबुल हिंद की, तीसरा, तो तीसरा हुई। उसके बाद किसकी हुई? उसके बाद इसकी हुई दूसरे की, तो तीसरा दूसरा, फिर उसके बाद चौथे की हुई, फिर उसके बाद इसकी हुई, तो पहला तीसरा दूसरा चौथा ये है डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है इन चीजों को। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए भी आपको अलर्ट रहना है। चलिए आगे। What can be the minimum strength of Council of Ministers including Chief Minister in the states? You have to understand what the question is talking about. देखिए सबसे पहली बात है कि प्रश्न किस बारे में पूछ रहा है, क्या है प्रश्न। देखिए तो पहले पूछा मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, देखिए न्यूनतम और अधिकतम दो प्रश्न बनते हैं, क्योंकि न्यूनतम पूछा है, इसमें मान लीजिए अधिकतम आ गया तो क्या करेंगे? तो न्यूनतम संख्या अगर पूछेगा इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर तो 12 होगी। ठीक है ना, क्या होगी? 12। संख्या क्या होगी? 12। ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो। ठीक है ना, न्यूनतम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, 91st अमेंडमेंट जो एक्ट है हमारा 2003 का, वो कहता है ये। क्लियर है? इसके अलावा अधिकतम की अगर बात होगी तो कितना होना चाहिए? होना चाहिए 15%, 15% ऑफ द टोटल जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द असेंबली, असेंबली। ठीक है, उसका 15% होना चाहिए। ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं, अधिकतम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम जो है जितना भी सदस्य हैं असेंबली के, उसके 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि न्यूनतम होना चाहिए 12। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अधिकतम कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो अधिकतम वाला जो प्रावधान है ये आपको आर्टिकल आप देखेंगे तो आर्टिकल आपका 164, ठीक है ना, सब क्लास ए में ये मिलता है। ठीक है, हाँ, तो ये है 164 क्लास 1 सब क्लास ए में ये प्रावधान किया गया है कि 15% जो है होना चाहिए टोटल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 12। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसमें कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल नहीं किया जाता? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या? बिल्कुल है। एजुकेशन है क्या? बिल्कुल है। पर कैपिटा इनकम है क्या? बिल्कुल है। जो नहीं है वो क्या है? ये नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, यही पूछा कि कौन नहीं है। ठीक है ना, नहीं है तो हमारा उत्तर हो जाएगा सोशल इनइक्वालिटी। क्लियर है भैया? क्लियर है? तो एसडीआई में हमारा ये तीनों पाई जाती है। ठीक है ना, एसडीआई का जो नंबर होता है 0 to 1 तक जाता है, जिसमें एक जो होता है वो हायर की तरफ इंगित करता है कि हायर है, और 0 जो होता है वो लोअर है, लोअर को इंगित करता है। ठीक है ना, तो ये संख्या भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये संख्या क्या होती है एसडीआई को मेजर करने का, तो 0 to 1। ठीक है, क्लियर है? पास में आ रही है एसडीआई। महबूबुल हक इसको दिए थे, महबूब उल हक। ठीक है ना, हाँ, इस चीज को ध्यान देना आपको। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। चलो भैया आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाई, ये बहुत ही खास प्रश्न है। क्या कह रहा है? कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाई, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था किसका था भाई? ऑस्कर लुइस का विचार था ये। ठीक है ना, ये कौन थे? ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, और इन्होंने ये विचार दिया था, खासतौर पे इस चीज को ध्यान देना है। और खासतौर पे विचार कब दिया था? 1960 के डिकेड में दिया था। ठीक है,
1960 के डिकेड में दिया था। क्या है ये आइडिया ऑफ कल्चर पॉवर्टी? ये खास तौर पे आइडिया ये है, ये कुल मिला के मेंटालिटी से मैटर करता है ये, ठीक है ना, मेंटालिटी। जैसे मान लीजिए आप अगर गरीबी या पॉवर्टी में पैदा हो गए, अगर आप पॉवर्टी में पैदा हुए, ठीक है ना, तो आपकी जो मेंटालिटी है ना वो पुअर मेंटालिटी होगी, ठीक है। नो रिसोर्स, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, ठीक है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो आपकी जो 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 आपकी मेंटालिटी होगी ना ऐसी रहेगी, मैं हम गरीब ही रहेंगे। और आपके परिवार में जो पैदा होगा उसकी भी मेंटालिटी होगी हम गरीब ही रहेंगे, ठीक है ना। वो मेंटालिटी ये होती, कल्चरल पॉवर्टी का कल्चर एक डेवलप हो जाता है दिमाग के अंदर, ठीक है ना। जब आपके पास रिसोर्स नहीं होते तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से ढल जाता है कि हम तो गरीब ही हैं, ठीक है ना। तो ये आइडिया कौन दिया था? आस्कर लुइस। क्लियर है? इस चीज को ध्यान देना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज फॉलोइंग डिजीज। तो देखो भैया यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगर आप प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे? पॉलिश्ड राइस, अर्थात पॉलिश किए हुए चावल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा रोग होता है? प्रश्न आपका यह है, ठीक है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस है, रिकेट्स है, एनीमिया है, और ग्वाइटर है, और इसके अलावा बेरी बेरी है। तो 4 ऑप्शंस हैं, सूखा रोग, रक्त अल्पता और बेंघा, इसको घेगा बोलते हैं खासतौर पे, एंड बेरी बेरी। तो इसमें जो आपका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी जो रोग होता है खासतौर पे ये होता है पॉलिश राइस से होता है। क्लियर है? क्लियर है? इट कॉजेज बेरी बेरी रोग। क्लियर भैया? इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस सीधा करना है कि पॉलिश अगर चावल खाएंगे तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is known as acceleration stage in the urbanization curve? तो देखिए क्या पूछ रहा है कि नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था किसको कहा जाता है? अगर आपका नगरीकरण हो रहा है तो त्वरित अवस्था किसको बोलेंगे? प्रश्न आपका यह है, ठीक है ना। त्वरित अवस्था किसको कहेंगे कि तेज गति से अवस्था जो है चल रही है, इसको हम कैसे समझेंगे? इस चीज को, ये चीज आपको डिस्कस करना है, ठीक है, कि त्वरित अवस्था क्या होती है, किस तरीके से हम त्वरित अवस्था को समझेंगे। और तो चलिए देखिए खास तौर पे इसका जो उत्तर होने वाला है किसमें त्वरित तरीके से नगरीकरण बढ़ता है, तो ये होता है सेकंड स्टेज, ठीक है। जो सेकंड स्टेज होता है इसमें 2-3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। पहली बात तो लोगों के पास पैसा भी आ जाता है, पैसा, ठीक है ना, पीपुल हैव मनी। इसके अलावा इंफ्रा डेवलप होता है, ठीक है ना। तो वेल्थ आता है, इंफ्रा आता है, तो खास तौर पे और फैसिलिटीज जो होती हैं इनकी वजह से जनसंख्या जो होती है नगरों में बहुत तेज गति से बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड स्टेज में ज्यादा तेजी से बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास भाई कैसे वृद्धि होगी, वजह होनी चाहिए ना। तो कुल मिला के वजह यही है, मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, ठीक है ना। इसके अलावा रिसोर्सेस, ये सारी चीजें जहां मुहैया होगी वहां तेज गति से जो है स्थिति बढ़ती है। तो सेकंड स्टेज में जब नगरों का निर्माण होता है तो पहले स्टेज में तो भाई इतनी बूम नहीं आती, लेकिन सेकंड स्टेज में इन तमाम चीज़ों की में बूम आ जाती है और इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा लोग बसना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि भाई देखो पहले गांव होता है, गांव से फिर नगर का निर्माण होता है, ठीक है ना। पहले कस्बा टाइप का बनेगा फिर नगर बनेंगे। तो जितनी सुविधा नगरों में होती है उतनी कस्बों में नहीं होती, धीरे धीरे होता है ना सारा चीज़, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो नगरों में आबादी इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहाँ पर सुविधाएँ होती हैं। बात समझ रही है? तो बहुत तेज़ी से आबादी भी बढ़ती है और नगरीकरण फिर उसी हिसाब से होते रहता है, क्योंकि लोग आएंगे, जरूरतें आएंगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई चेन बढ़ेगा, तो डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ेगी और चीज़ें फिर चेन में काम करना शुरू कर देती हैं। तो नगरीकरण वक्र जो है होता है बहुत तेजी गति से होता है, इस आकार का होता है नगरीकरण वक्र। इसी को ध्यान देना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि ये सेकंड अवस्था बहुत तेज गति से प्रभावित होती है, ठीक है ना। हाँ,
स्टेज अवस्था, पहला अवस्था जो होता है वो स्लो अवस्था होती है, ठीक है। सेकंड अवस्था बहुत तेज गति से चलती है। क्लियर है? चलो भैया, तो इसके साथ ही आज का सेशन बिल्कुल समाप्ति के कगार पे आ गया है, मतलब बिल्कुल समाप्त हो गया है। और आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रश्न में होती है तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, ठीक है। जुड़े रहें। 10 प्रश्न पर डे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 10-10 प्रश्न करेंगे तो यूपी पीसीएस का एग्जाम आते आते हमारे पास समझ लीजिए हजारों प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती तो जैसा मैंने कहा कमेंट में जरूर बताएं। प्यार सहयोग बरकरार रखिए और जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।